Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 3. Why do we need a parliament? Dear students, आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 37 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट while in session begins with the question hour. The question hour is an important mechanism through which MP can elicit information about the working of the government. तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. So that the MPs asking question of the government is a crucial task for every MP. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular supports for their own policies. तो इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finance, the Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the Parliament controls, guide and inform the government. The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. तो सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रण करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। उसके बाद हम पेज नंबर 39 पे जाएंगे और सी पढ़ेंगे। सी में है लॉ मेकिंग। अभी हमने बी पार्ट पढ़ा था, अभी सी पार्ट पढ़ेंगे।
Law making is a significant function of parliament. We shall read about this in the next chapter. तो कहते हैं कि कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है, तो इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब उसके बाद है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, संसद में कौन लोग होते हैं। अब आपको बताना है कि संसद में कौन लोग होते हैं। Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members, also members from many regional parties, groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों को अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha elections in different years. तो दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। तो ये आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है। अगर आप इसको कॉपी पे भी लिखोगे तो आपको ये याद रहेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो लोकसभा का टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, जैसे लोकसभा दिया हुआ है, फिर इलेक्शन उन ईयर बताया हुआ है, फिर बताया हुआ है कि वोटर टर्नआउट कितना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो गया, 1951 से 52, तो इसमें कितनी परसेंटेज आई, 61.16। फिर उसमें फोर्थ में कितना है, 1967, इसमें परसेंटेज जो है 61.33। इसी तरह से फिफ्थ में बताया है 1971 और परसेंटेज है 55.29। फिर सिक्स्थ है 1979 और इसमें है 16.49। अब एट्थ में है 1984 से 85 और 16.01। अब टेंथ में है 1991 से लेकर 92 तक, तो परसेंटेज है 55.88। 14 में 2004 ईयर में 57.98। इसी तरह से 15 में है 2009, इसमें परसेंटेज है 58.19। इसके बाद 16 में है 2014 और परसेंटेज जो है 66.40। और लास्ट में दिया हुआ है 17, तो इसका ईयर है 2019 और परसेंटेज है 67.11। अब इसके बाद इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in Parliament for SCs and STs. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and advocacy interest in Parliament. तो देखने में आया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। ये बात साफ दिखाई देने लगी है
कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकें। Similarly, it has been more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. तो क्या है कि इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है कि वुमेन्स के लिए भी सीट्स होनी चाहिए। दिस इशू इज स्टिल बीइंग debated 60 years ago. Only 4% of MPs were women and today it is just above 11%. This is a small share when you consider the fact that half the populations are women. तो इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 11% से ज़रा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इट इज़ इश्यूज ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. तो इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है। अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।